आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बीएड 4th सेमेस्टर में पेपर 3 शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में बताया था। आज हम संग्रही परामर्श और निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर का अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आएंगी। आप साथ साथ में अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संग्रही परामर्श और निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर। तो सबसे पहले देखते हैं संग्रही परामर्श। संग्रही परामर्श इस विधि के प्रवर्तक जो हैं वो FC पूर्ण थे। याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि संग्रही परामर्श के प्रवर्तक कौन थे। तो आपको याद रखना है कि इस विधि के प्रवर्तक FC पूर्ण थी। FC पूर्ण की जो मान्यता थी वो ये थी कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों में कोई न कोई कमी है। अतः उन्होंने दोनों में से किसी एक को न अपना करके, बल्कि दोनों प्रकार के परामर्शों का मिश्रित रूप जो है वो विकसित किया। उन्होंने कहा कि बताया कि न तो निर्देशात्मक परामर्श सही रूप से है और न तो अनिर्देशात्मक जो परामर्श है न तो वही सही है। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों का मिश्रित रूप बनाया। संग्रही परामर्श में निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों प्रारूपों की
अच्छी बातों को सम्मिलित किया। इसीलिए इसे मध्यमार्गी परामर्श भी कहते हैं। संग्रही परामर्श की प्रकृति के अनुरूप इसमें आवश्यकतानुसार तथा उपबोध के हित में होने पर भावात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित भी किया जाता है। इसमें परामर्शदाता पूर्णतः तटस्थ नहीं रहता है। यह प्रारूप उपबोध को अनावश्यक रूप से अधिक महत्व देना उचित नहीं समझता है। अवस्था के अनुरूप परामर्शदाता और उपबोध के संबंधों में कुछ अधिकारगत दूरी विद्यमान रहती है। वस्तुतः संग्रही परामर्श अतिवादी विचारधाराओं से हटकर परामर्श का एक संतुलित प्रारूप विकसित करने का एक सराहनीय प्रारूप है। तो जो थोर्न महोदय थी, वो थोर्न महोदय ने न तो निर्देशात्मक परामर्श को सही तरीके से माना और न तो अनिर्देशात्मक परामर्श। उसी का एक प्रकार से कह लिया जाए कि दोनों का जो निचोड़ उसको सम्मिलित कर संग्रही परामर्श विधि का प्रतिपादन किया और कुछ बातें निर्देशात्मक में से, कुछ बातें अनिर्देशात्मक में से लेकर के सम्मिलित करके और उन्होंने एक संतुलित परामर्श जो होना चाहिए उस रूप को उन्होंने विकसित किया। आइए देखते हैं आगे संग्रही परामर्श के सोपान। तो संग्रही परामर्श के सोपानों को हम 6 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग है कि सर्वप्रथम परामर्शदाता उपबोध की अर्थात परामर्श प्राप्तकर्ता की आवश्यकता जानने का प्रयास करता है। आवश्यकता ज्ञात होने पर वह उपबोध के व्यक्तित्व के गुणों की पहचान करने का प्रयत्न करता है। दूसरा है कि द्वितीय सोपान में उपबोध की आवश्यकता के अनुरूप
प्रविधियों का चयन करके उनका उपयोग किया जाता है। इसके आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, उपबोधि को परामर्श देने की जो तैयारी की जाती है उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है और यह देखा जाता है कि तैयारी में कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद चौथा सोपान आता है। चौथे सोपान में परामर्श देने के लिए आवश्यक रूप से तैयारी की जाती है। इसके बाद पांचवा आता है कि परामर्शदाता और उपबोध यानी परामर्श प्राप्तकर्ता दोनों मिलकर के समस्या समाधान पर विचार करते हैं। और छठा पॉइंट आता है कि निर्णय लेने का कार्य उपबोध का होता है, अर्थात परामर्श प्राप्तकर्ता का होता है। आगे देखते हैं संग्रही परामर्श की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि यह परामर्श जो है संग्रही परामर्श, इसमें लचीलापन होता है। लचीलापन का मतलब होता है कि आवश्यकता अनुसार इसमें जो है वो परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरे में परामर्शदाता और उपबोध दोनों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तीसरा पॉइंट है उपबोध को सुविधा देने की दृष्टि से प्रविधियों तथा विधियों में परिवर्तन किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट है कि उपबोध को अनावश्यक रूप में अधिक महत्व नहीं दिया जाता है और न परामर्शदाता
हावी होने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर करके ये परामर्श निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श का यह जो है वो समन्वित रूप है और यह एक संतुलित जो परामर्श है वह अपने आप में दर्शाता है। आगे हम देखते हैं कि निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या अंतर है, इसको हम देखते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या अंतर है, तो ये टॉपिक बनता है। तो आइए हम देखते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है। कॉलम में एक तरफ निर्देशात्मक परामर्श और दूसरी तरफ अनिर्देशात्मक परामर्श। तो निर्देशात्मक परामर्श में पहला पॉइंट है कि यह जो है उपबोधक केंद्रित होता है। और अनिर्देशात्मक परामर्श में यह जो है उपबोध केंद्रित होता है। उपबोधक मतलब आप समझ ही रहे होंगे, यानी जो परामर्श देता है, और उपबोध जो परामर्श प्राप्त करता है। तो ये परामर्शदाता केंद्रित होता है और ये परामर्श प्राप्त कर्ता केंद्रित होता है। निर्देशात्मक परामर्श में दूसरा पॉइंट है कि इसमें उपबोधक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में उपबोध जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। तीसरा पॉइंट है कि बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात निर्देशात्मक परामर्श में परामर्श प्राप्तकर्ता को उसके बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में भावात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, निर्देशात्मक परामर्श में वातावरण जो होता है वो नियंत्रित होता है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में वातावरण
स्वतंत्र होता है। पांचवा पॉइंट है भूतकालीन अध्ययन को इसमें प्रधानता दी जाती है निर्देशात्मक परामर्श में, जबकि अनुदेशात्मक परामर्श में तत्कालीन जो समस्याएं होती हैं उन तत्कालीन समस्याओं को जो है वो प्रमुखता दी जाती है। छठा अंतर देखते हैं कि निर्देशात्मक परामर्श में समय कम लगता है, जबकि उसी जगह अनुदेशात्मक परामर्श में समय अधिक लगता है। सातवां अंतर देखते हैं निर्देशात्मक परामर्श में समस्या के समाधान में उपबोधक सहायता करता है, जबकि अनुदेशात्मक परामर्श में समस्या समाधान में उपबोधक किसी प्रकार का कोई भी सहायता वो नहीं करता। आठवां पॉइंट है उपबोध की अंतर्दृष्टि के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि अनुदेशात्मक परामर्श में अंतर्दृष्टि के विकास पर बल दिया जाता है। जबकि निर्देशात्मक परामर्श में साक्षात्कार में उपबोधक नेतृत्व करता है और अनुदेशात्मक परामर्श में उपबोध साक्षात्कार का नेतृत्व करता है। और लास्ट पॉइंट है कि निर्णय जो होता है वो निर्देशात्मक परामर्श में निर्णय उपबोधक द्वारा लिया जाता है, अर्थात जो परामर्श प्रदान करता है उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, जबकि अनुदेशात्मक परामर्श में निर्णय जो है वो उपबोध द्वारा लिया जाता है। तो आज हमने आपको संग्रही परामर्श और निर्देशात्मक और अनुदेशात्मक परामर्श में अंतर बताया और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर निर्देशन एवं परामर्श की प्रविधियों
के अंतर्गत जो पहली प्रविधि है प्रश्नावली प्रविधि और उपाख्यानक अभिलेख, तो उपाख्यानक अभिलेख और प्रश्नावली प्रविधि लेकर के अगले वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात पुनः होगी। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बात अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।